Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Literary Brain। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको मेटाफिजिकल पोएट्री पढ़ाने वाला हूँ। लिटरेरी टर्म्स में ये टॉपिक है मेटाफिजिकल पोएट्री का, जो कि हेल्पफुल है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपी टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, केवीएस हो, डी ट्रिपल एसबी हो, एलटी ग्रेड इंग्लिश हो, यूजीसी नेट हो या फिर आपका यूजी पीजी क्लासेस हो। तो दोस्तों सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी कर रहे हैं। मेटाफिजिकल होता क्या है, किसे हम कहते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। मेटाफिजिकल को एक काम करते हैं, हम दो पार्ट्स में बांट लेते हैं मेटाफिजिकल को। अब ये दो पार्ट हमारे कौन कौन से हो जाते हैं, जो दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हो जाता है मेटा और दूसरा क्या हो जाता है, फिजिकल। मेटा और फिजिकल ये दो पार्ट हमने डिवाइड कर दिए। मेटा की बात करें तो मेटा मतलब क्या होता है, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। और फिजिकल की बात करें तो फिजिकल तो है ही, फिजिकल ब्यूटी या नेचर। फिजिकल ब्यूटी और नेचर को रिप्रेजेंट करता है ये मेटाफिजिकल, जो ये फिजिकल वर्ड है। तो मेटाफिजिकल क्या हो गया, बियॉन्ड फिजिकल ब्यूटी ऑफ और नेचर। इट मीन्स अ काइंड ऑफ पोएट्री दैट इज बियॉन्ड फिजिकल ब्यूटी और नेचर नोन एज मेटाफिजिकल पोएट्री। एक ऐसी कविता जो बियॉन्ड हो फिजिकल ब्यूटी या नेचर से, उसको मेटाफिजिकल पोएट्री के रूप में जाना जाता है, उसको मेटाफिजिकल कहा जाता है। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ ना? अब मेटाफिजिकल जो पोएट्री थी दोस्तों, ये मतलब इस कैसे आई एग्जिस्टेंस में और इसका प्रोमिनेंट राइटर या पोइट कौन था। तो दोस्तों ये जो एज था ना, जिसको हम लेट रेनेसा भी कह देते हैं, तो ये वो एज था मेटाफिजिकल एज, जिसके फाउंडर रहे कौन, जॉन डन। इसके फाउंडर थे जॉन डन। जॉन डन जिनको अपनी मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए जाना जाता है, जिनको एज अ लव पोइट के रूप में जाना जाता है, वो जॉन डन इसके फाउंडर रहे थे। फादर और फाउंडर हम कह सकते हैं जॉन डन को। तो जॉन डन वॉज फाउंडर और द फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। और उनका मतलब जो ये मेटाफिजिकल एक ग्रुप ऑफ पोएट्स था ना, उनके लीडर जॉन डन थे और इसको क्या कहा जाता था, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहला तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि मेटाफिजिकल पोएट्री किस एज को बिलोंग करती है, मेटाफिजिकल एज को स्पेशली। और इसके अलावा मेटाफिजिकल एज के फाउंडर और लीडर कौन रहे, जॉन डन रहे। आगे बढ़ते हैं। जो मेटाफिजिकल पोएट्री है, इसमें कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। अब उसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या आता है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है यूज ऑफ कंसीट। कंसीट का यूज करना, ठीक है ना। कंसीट का यूज हमें इसमें देखने को मिलता है। और कैसे देखने को मिलता है, कंसीट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग्स। दो डिसिमिलर थिंग्स का जो कंपैरिजन है ना, वो कंसीट कहलाता है। विच में हैव वेरी लिटिल इन कॉमन और पुट अनकॉमन थिंग्स टुगेदर। इसमें या तो बहुत लिटिल कॉमन होगा या फिर दो अनकॉमन चीजों को एक साथ दर्शा दिया जाएगा कंसीट में। फॉर एग्जाम्पल, अब्राहम कॉली इन हिज पोएम द मिस्ट्रेस compares his love for ladies to his habit of traveling in various countries of the world। देखिए यहां पर अब्राहम कॉली अपनी एक पोएम में, द मिस्ट्रेस उनकी पोएम रही है, उसमें कंपेयर किस चीज का करते हैं, कंपेयर करते हैं उनका हिज लव फॉर लेडीज। अब उनका जो प्रेम है किसके प्रति, स्त्रियों के प्रति। किस किस चीज से कंपेयर करते हैं, उनकी जो हैबिट है ट्रेवलिंग करने की। और ट्रेवलिंग कहा, अलग अलग देशों में ट्रेवलिंग करने की आदत से कंपैरिजन करते हैं कि टू मेक द लव विद लेडीज। तो ये क्या है, ये कंसीट है। यहां पर दो अनकॉमन से आइडियाज एक साथ रख दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसीट। उसको कंसीट कहा जाता है। इफ दे बी टू, दे आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर। अगर जो वो दो हैं तो दो किस तरह से हैं, प्रकार की दो टांगों की तरह हैं, प्रकार की दो टांगों की तरह हैं। ये कंपैरिजन भी कौन देते हैं, जॉन डन देते हैं अपनी पोएम में। और क्या कहते हैं कि वो कैसी है, वो मूविंग लेग, मतलब जो वो है वो मूविंग लेग है, और उनकी जो पत्नी है वो एकदम स्थिर लेग है, यानी कि जो पॉइंटेड लेग है, जो यहाँ पर बिल्कुल स्थित है, जो स्टेबल है, वो कौन है, वो उनकी पत्नी है। और जो मूविंग है वो पॉइंट है। और देखिए जब ये मूव हो रही है तो क्या बन पा रहा है, एक सर्किल बन पा रहा है। हम देख रहे हैं ना, ये जो सर्किल बना है, ये इसकी सहायता के बिना ये सर्किल नहीं बन सकता। यानी कि दोनों को एक सहायता चाहिए,
इस सर्किल बनाने के लिए, तो वो तभी वो कहता है कि हम दोनों प्रकार की एक टांग की तरह हैं, प्रकार की एक टांग की तरह हैं। और ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि जो पोएट है ना, पोएट फॉरेन कंट्री जा रहा है, ही वॉज गोइंग टू फ्रांस, और वो उसकी पत्नी जो थी वो घर पे रुकनी थी। तो उस समय वो अपनी पत्नी को तरह तरह से समझाकर जाता है, और क्या कहता है? सबसे पहले कहता है, एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे, whispers their souls to go, while as some of their sad friends do say the breath goes now and some say no। यही तो होता है भाई, जब गुणी लोग की मृत्यु होती है, गुणी लोग मतलब जो जिनके अंदर वर्च्यू होता है, जो क्वालिटी वाले पीपल होते हैं, तो जब जो अच्छी क्वालिटी वाले, अच्छे कंडक्ट वाले लोग होते हैं, वो क्या चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि उनके मरने के बाद कोई विलाप ना करे, कोई आंसू ना बहाए, उनको शांति शांति से विदा किया जाए, खुशी खुशी से विदा किया जाए, और किसी प्रकार का कोई इस तरह का जो है शोक नहीं होना चाहिए। अच्छे लोग ये चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो उन बात को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। और आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अच्छाइयां भी होती हैं, कोई और क्या कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति बहुत बढ़िया था, अभी ये इनको नहीं जाना चाहिए था। जनरली लोग ये कहते हैं ना, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई बहुत बीमार चल रहे थे, चले गए, चलो ठीक है। अब दो ओपिनियन हो जाती हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा क्राई करते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं, विलाप करते हैं भाई, क्योंकि उनसे वो अटैच था वो व्यक्ति। लेकिन वो व्यक्ति वो ये चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अपने पीछे वो किसी को दुखी छोड़कर जाए। तो एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे, whispers their souls to go, while as some of their sad friends do say the breath goes now and some say no। वो अपनी पत्नी को यही समझाता है भाई, जिस प्रकार से गुणी लोग चाहते हैं ना कि वो शांति से अलग हो जाए, इसी प्रकार से मैं और तुम भी कुछ शॉर्ट टाइम के लिए दूर जा रहे हैं, तो हमारी दूरी जो है वो किसी प्रकार का अलगाव नहीं है, हमारी दूरी में भी नजदीकियां हैं। और वो और एग्जाम्पल देता है, एग्जाम्पल किसका देता है? कंपास का एग्जाम्पल, जो मैंने अभी बताया। इफ दे बी टू दे आर टू, सो एज इफ स्टिफ ट्विन कंपासेस आर, वे दो हैं जैसे प्रकार की जो टांगे होती है ना, उस तरह से जो स्थिर है, जो कांस्टेंट है वो उसकी वाइफ है, और जो मूविंग है वो पोइट है। पोइट मूव कर रहा है, लेकिन उसकी जो पत्नी है, आपने देखा होगा जैसे मैंने बताया, ये सर्किल है, वो उधर को ही झुक जाती है जहां को वो पोइट जा रहा है, और ये सर्किल बना, और ये दोनों की सहायता से मिला। वो गाना सुना आपने, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो वही सिचुएशन यहां पर हमें देखने को मिलती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्सीट। यही तो दोस्तों एग्जांपल है किसका? कॉन्सीट का। समझ में आया? आगे देखिए, इसके बाद विट आ जाता है। विट किसको कहते हैं? प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलेक्चुअल लेवल को कहते हैं। विट किसको कहा जाता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलेक्चुअल लेवल को कहा जाता है। और ये जनरली हमें जॉन डन की पोएम्स में देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इनकी एक पोएम है दोस्तों, इनकी एक पोएम क्या है? इनकी एक पोएम है फिली। फिली क्या होता है? काटने वाली जो मक्खी होती है ना, उसको फिली कहा जाता है। जो काटने वाली मक्खी होती है वो क्या करती है भाई? वो पोएट की बिलव्ड के पास आती है वो मक्खी, और उसका खून चूस लेती है। सॉरी, पोएट के पास आती है और पोएट का खून चूस लेती है। अब जब पोएट का वो खून चूस लेती है, तो जो पोएट है वो क्या कहता है? नाउ गो एंड सक दी। अब जाओ और तुम उसका खून चूसो। किसका? अपनी प्रियतम का कह रहा है, अपनी प्रेमिका का वो कह रहा है कि उसका खून चूसो। और वो जो काटने वाली मक्खी यानी कि द फ्ली है, फ्ली पोएट की आज्ञा का पालन करती है और वो पहुंच जाती है। देखो, ये थोड़ी सी ऑब्सक्यूरिटी हमें देखने को मिलती है। मतलब क्या एक फ्ली इस चीज को फॉलो कर सकती है? क्या वो ऐसे आदेशों को मान सकती है? तो वो वाली बात हो गई, जैसे मैंने प्यार किया मैं कबूतर जा जा जा, ऐसे ही यहां पर फिली से वो कह रहा है जा भी जा, उसका खून चूस। क्या? क्योंकि तूने मेरा चूसा, अब उसका भी चूस, हम तो मरेंगे तुम्हें भी ले मरेंगे, वो वाली स्थिति यहां पर हो गई। तो वो उस फिली से कह रहा है, ये ऑब्सक्यूरिटी का एग्जाम्पल था। ऑब्सक्यूरिटी भी इसका ही फीचर है मेटाफिजिकल पोएट्री का। बट आई एम जस्ट गोइंग टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ विट। विट का एग्जाम्पल देने वाला हूं, बताऊंगा कैसे विट का एग्जाम्पल आएगा। देखिए विट कहाँ यूज पॉइंट करता है। अब इसके बाद जो फिली है वो उसकी आज्ञा का पालन करती है और चली जाती है उसकी प्रेमिका के पास, और प्रेमिका का वो खून चूस लेती है। अब भाई जब खून चूस लेती है तो प्रेमिका को गुस्सा आ जाता है, जॉन की प्रेमिका को, एंड शी वाज जस्ट गोइंग टू किल द फ्ली। वो उसको मारने ही वाली थी, एकदम जॉन डन वहां पर आ जाता है। दिस इज अगेन ऑब्सक्यूरिटी। एकदम जॉन डन वहां पर आ जाता है
और वहां पर जॉर्डन वो कहता है डोंट किल द फ्ली, इस फ्ली को मत मारो, इट सर्वाइव्स 3। इसमें 3 जाने बसती हैं, इसमें 3 जाने बसती हैं, इस फ्ली को मत मारो। अब 3 जाने किस किस की हो गई? पहली तो भाई जॉर्डन की खुद की जान हो गई, और दूसरी उसमें जान किसकी हो गई? उसकी प्रेमिका की, क्योंकि उसका भी खून है ना उसके अंदर, जॉर्डन का ब्लड और उसकी प्रेमिका का ब्लड, और तीसरा बेचारी मक्खी भी तो है, उसका भी तो है। और वो उसको समझाते हुए कहता है कि इसको मत मारो, अगर तुमने इसको मारा, अगर जो तुमने इसको मारा तो तुम पर किसका आरोप लगेगा? हत्या का आरोप लगेगा। और किसकी हत्या? प्रेमी की हत्या। और केवल प्रेमी की हत्या का नहीं, बल्कि इस मच्छर की, इस फ्ली की हत्या का भी आरोप लगेगा। और इतना ही नहीं, हो सकता है तुम भी ना रहो, तुम्हारे रहने के बाद में तुम्हें बदनामी मिल जाए। वो किस चीज की? कमिटमेंट ऑफ सुसाइड की, कि भाई तुम्हारा भी तो इसमें खून था। वो बहुत सारे एग्जाम्पल देता है, और वो कहता है दिस फ्ली इज यू एंड आई। ये फ्ली कौन है? इज यू एंड आई, ये तुम और मैं है। दिस इज आवर मैरिज बेड, ये हमारा मैरिज बेड है। बिकॉज इन द क्लॉस्टर्स ऑफ दैट फ्ली दे मेट द रिलेशनशिप, उनका जो ब्लड था ना वो मिंजल हो गया था। तो इस वजह से वो कहता है दिस फ्ली इज यू एंड आई एंड दिस इज आवर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इट इज। मैरिज टेम्पल यानी कि चर्च कहता है ये तो वो पवित्र स्थान है जहां पर 2 आत्माओं का मिलन हुआ है, 2 रक्त का मिलन हुआ है। तो ये तो हमारा चर्च है, तो इसको मत मारो, इस फ्ली को मत मारो। वो उसको ना मारने की सलाह वो देता है, इस फ्ली को मत मारो। लेकिन क्या जो उसकी प्रेमिका है वो मानेगी? वो क्या करती है? मार देती है, खत्म मामला। अब उसके बाद अब प्रेमिका का जो अंदाज है, जेस्चर है, वो ये बता रहा है, उसका चेहरा, वो ये कहना चाह रही है कि अब बताइए क्या हुआ, तुम्हारी मृत्यु हो गई या मेरी मृत्यु हो गई? और हुई तो हुई किसकी मृत्यु? केवल एक मच्छर की मृत्यु। और मुझे कौन सा दंड मिल गया इस मच्छर को मारने से, इस फ्ली को मारने से? मुझे कौन सा पनिशमेंट मिल गया? अब यहां पर दोस्तों जॉर्डन विट का यूज करता है। मैंने आपको बताया था ना, विट का यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलेक्चुअल लेवल। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री की बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये विट का यूज करना, यूज ऑफ विट। अब जॉर्डन ये जब इस बात को वो कहता है कि बताओ, वो उसकी प्रेमिका कहती है बताओ कि किसकी मृत्यु हुई, तो उस समय वो कहता है कि मैं तो केवल तुम्हें एग्जामिन कर रहा था, मैं तो तुम्हें केवल एक जांच कर रहा था कि वेदर यू लव मी ट्रू और नॉट, कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो नहीं करती हो। क्योंकि एक सच्ची प्रेमिका वो होती है जो प्रेमी की बात को आसानी से मान लेती है। लेकिन तुमने तो मेरी इतनी सी बात नहीं मानी, मैंने कहा इस फ्ली को मत मारो और तुमने मार दिया, इतनी सी बात नहीं मानी। अब मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो? अब तो मैं तभी मानूंगा when ye yield to me, ये लाइन आती है इसमें, when ye yield to me, yield मतलब समर्पण कर देना। जब तुम अपना फिजिकली और स्पिरिचुअली पूरी तरह से मुझे समर्पण कर दोगी, तब मैं समझूंगा that you love me, otherwise not. So this is called presence of mind and this is the example of wit in the poems of Jordan. दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चैनल हमारा और है, डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस के नाम से आपको यूट्यूब पर मिलेगा। दिस इज आवर न्यू चैनल लिटरेरी ब्रेन, और वो चैनल हमने स्पेशली शॉर्ट्स के लिए कन्वर्ट कर दिया है, और इस पर आपको लॉन्ग वीडियोस अब से मिलेंगी। पहले उस पर लॉन्ग वीडियोस बहुत सारी हैं, उसमें आपको मैराथन क्लासेस भी मिल जाएंगी। एक ऐसी महा मैराथन क्लास भी गोस्वामी क्लासेस चैनल पर है हमारे, जिसमें चारों राइटर्स को मैंने एक साथ ही 7 घंटे 38 मिनट 8 सेकंड में चारों राइटर्स को कंप्लीटली जो है आपको पढ़ाया है यूपी टीजीटी के लिए। इसमें उनकी बायोग्राफी भी है, उनके वर्क्स भी हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी है। मतलब एक ऐसी मैराथन क्लास जिसको आप देख लेना तो किसी कोर्स को, क्रैश कोर्स या कोर्स को लेने की भी जरूरत नहीं है, उसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, उसी से आप एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। तो उसको देखना मत भूलिएगा। हमारे चैनल गोस्वामी क्लासेस पर आप विजिट कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री की।
तो ये इतना क्लियर हुआ कॉन्सीट क्या होता है और विट क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं पैराडॉक्स की। पैराडॉक्स क्या होता है? इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, यानी कि अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन जो होता है वो पैराडॉक्स कहलाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास एक तरह से। ऑब्सक्यूरिटी, ऑब्सक्यूरिटी इज ऑफन थॉट ऑफ अननेसेसरी डिफिकल्टी, द अपोजिट ऑफ क्लैरिटी। ये अननेसेसरी डिफिकल्टी को कहा जाता है ऑब्सक्यूरिटी, और अपोजिट ऑफ क्लैरिटी होता है इट मींस व्हाट इज क्रिटिकल और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो कठिन है समझना आसानी से, जिसको आप समझ नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड ऑब्सक्यूरिटी। फॉर एग्जांपल, मैंने जब आपको बताया था तो उसको उस समय आपको एग्जांपल दिया था किसका, कि जॉन डन जो है फिली से कहता है भाई जाओ उसको काट के आ, समझ जाओगे क्या आसानी से, और फिली भी इतनी आज्ञाकारी बात मान लेती, ऑब्सक्यूरिटी है। दिस इज कॉल्ड ऑब्सक्यूरिटी, ये ऑब्सक्यूरिटी है दोस्तों, इट इज द एग्जांपल ऑफ ऑब्सक्यूरिटी। इसके अलावा जब जॉन डन, मतलब लास्ट में हमें ऑब्सक्यूरिटी देखने को मिलती है कि वो अचानक से जॉन डन वहां पर प्रकट हो जाता है एक तरह से, जब वो उसको मारने को जा रही होती है, तो ऑब्सक्यूरिटी क्लियर। इसके बाद जक्स्टापोजिशन, जक्स्टापोजिशन नाम से ही आप समझ रहे होंगे, जक्स्टा को हमने कर दिया जस्ट, और पोजिशन अपोजिशन, तो जस्टापोजिशन बिल्कुल ठीक विपरीत स्थिति, दैट इज कॉल्ड जक्स्टापोजिशन। इट इज अ काइंड ऑफ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्लेस टू थिंग्स और आइडियाज क्लोज टुगेदर और साइड बाय साइड, स्पेशली फॉर कंपैरिजन और कंट्रास्ट। दो डिवाइस को, दो आइडियाज को एक साथ रखा जाता है कंपैरिजन और कंट्रास्ट करने के लिए दोस्तों, ये जक्स्टापोजिशन कहलाता है। गोल्ड एरी थिनेस बीट, वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग पोएम है जॉन डन की, उसमें एक एग्जांपल आता है गोल्ड एरी थिनेस बीट। ये एग्जांपल आता है जब सोने को पीटा जाता है ना, जब सोने को पीटा जाता है तो जो गोल्ड है वो महीन होता चला जाता है, बारीक होता चला जाता है, लेकिन वो आसानी से टूटता नहीं है। जो गोल्ड होता है वो टूटता नहीं है, वो महीन होता चला जाएगा। उसी प्रकार से जो पॉइंट है वो ये कहता है कि आर सेपरेशन इज नॉट द एंड ऑफ आवर लव, रादर इट इज द एक्सपेंशन ऑफ आवर लव। कि हमारा जो ये वो है ना, एक सेपरेशन, एक अलगाव जो है, ये जो एक दूरी है हमारे बीच में, एक ब्रीच है, ये वास्तव में दूरी नहीं है, बल्कि ये तो प्रेम का विस्तार है। और ठीक उस प्रकार से जैसे सोने को पीटने पर वो पतला होता चला जाता है लेकिन आसानी से टूटता नहीं है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द जक्स्टापोजिशन। इसके बाद प्लेटोनिक लव, प्लेटोनिक लव इज अनदर फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। प्लेटोनिक लव मींस स्पिरिचुअल लव व्हिच इज फ्री फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल लव। प्लेटोनिक लव का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही आध्यात्मिक प्रेम जो कि फिजिकल लव से कहीं दूर हो, ऐसा आध्यात्मिक प्रेम की हम बात करते हैं, ठीक है ना, वो चीज हमें देखने को मिलती है इसमें। इसके बाद पेडेंट्री, एक्सेसिव कंसर्न विद द माइनर डिटेल्स एंड एक्सेसिव शो ऑफ लर्निंग। पेडेंट्री किसको बोलते हैं दोस्तों? पेडेंट्री बोलते हैं शो ऑफ लर्निंग को, जहां पर ज्ञान का दिखावा सा हमें लगता है। जब जो पोइट का जो स्टाइल है ना बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर हो जाता है दोस्तों उस समय, और वो अपनी इंटेलेक्चुअलिटी की ज्यादा प्रेजेंटेशन देता है, तो दोस्तों वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है पेडेंट्री, जिसको शो ऑफ लर्निंग कहा जाता है। मतलब अलग अलग तरह से साइंटिफिकली एग्जांपल्स देना और अपनी बात को प्रूव करना, तो वो अलग अलग तरह से एग्जांपल देकर प्रूव करना, वो पेडेंट्री है। ये शो ऑफ लर्निंग हमें मेटाफिजिकल पोएट्री में देखने को मिलती है। तो ये क्लियर हुआ। इसमें एक पॉइंट और रह गया दोस्तों, वो पॉइंट है एब्रप्ट स्टार्टिंग। ध्यान रखना, एब्रप्ट स्टार्टिंग। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है, सडन, अचानक से, सडन स्टार्टिंग। ये एब्रप्ट बोला जाता है सडन स्टार्टिंग को। और जैसे कि फॉर एग्जांपल कैनोनाइजेशन एक पोएम है इनकी, जॉन डन की, उस पोएम में स्टार्ट कहां से होती है पोएम, फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग एंड लेट मी लव, और चाइल्ड माई पालसी और माई गाउट। वो ये कहता है कि भगवान के वास्ते चुप हो जाओ और मुझे प्यार करने दो। जब मुझे लकवा पड़ जाएगा या फिर मुझे गठिया का दर्द होने लगेगा, क्या मैं तब प्रेम करूंगा? वो अपने दोस्त को जो उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है उसके प्रेम में, उससे कहता है ये बात कि भगवान के वास्ते चुप हो जाओ, मुझे प्यार करने दो, मुझे प्यार करने दो। और वो ये भी कहता है कि जब मेरा भाग्य चौपट हो जाएगा और सर पे मात्र 5 ग्रे हेयर्स, 5 बाल होंगे, क्या मैं तब प्रेम करूंगा? विल दैट बी द सुटेबल टाइम ऑफ मेकिंग लव? तो वो तरह तरह के एग्जाम्पल अपने उसको देता है। और यहां पर हमें
मतलब ये ही नहीं पता चलता कि किससे कौन क्या कह रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप पूरी पोएम को पढ़ते हैं ढंग से, आपको जो वो पैटर्न है वो क्लियर हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एब्रप्ट स्टार्टिंग, इसको एब्रप्ट स्टार्टिंग कहा जाता है। तो मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होती है? अ पोएट्री दैट इज बियॉन्ड फिजिकल ब्यूटी और नेचर, दैट इज कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट्री। इसमें मैंने आपको बताया कंसीट होता है, इसमें आपका पैराडॉक्स होता है, इसमें ऑब्सक्यूरिटी होती है, इसमें विट होता है, इसमें डिसिमिलर और सिमिलर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है, इसमें जक्सटापोजिशन हमें देखने को मिलता है, इसमें विट का भी यूज हमें देखने को मिलता है। तो ये क्लियर हुआ। इसमें क्या क्या चीज है? पेडेंट्री इसमें देखने को मिलती है, ऑब्सक्यूरिटी इसमें देखने को मिलती है, और इसके अलावा लास्ट में मैंने आपको बताया, इसमें लास्ट का पेडेंट्री था, एब्रप्ट स्टार्टिंग था। एब्रप्ट स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है, प्लेटोनिक लव इसमें देखने को मिलता है। सो दीज आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। और इसके अलावा एक बात और याद रखना, ये जो मेटाफिजिकल पोएट्री है, मेटाफिजिकल एज से मेटाफिजिकल पोएट्री आई, जिसके लीडर एंड फाउंडर कौन रहे? जॉन डन रहे थे। कौन रहे थे? जॉन डन। जॉन डन को इसका रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी माना जाता है, और जॉन डन जो है, जॉन डन लव पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन मैं और देना चाहूंगा, इस समय हमारा यूपी टीजीटी इंग्लिश का एक क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसकी बहुत मिनिमम फी रखी गई है, जिससे हमारे वो एस्पिरेंट्स जो चाहते हैं किसी अच्छे कोचिंग को ज्वाइन करना और अपने सपने को साकार करना, उनके लिए बिल्कुल मिनिमम फी पर एक बैच हम चला रहे हैं, जिसकी फी कितनी है? जिसकी फी है केवल और केवल 499 रुपीज। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर 9520307471 इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, कंप्लीट रिवीजन होगा, और इस शॉर्ट टाइम में, ये हमारा 30 डेज का एक टारगेट है एक तरह से, तो इसमें आपको पूरा अच्छी तरह से, जिसे कहते हैं पॉलिश कर देना, वो कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप या कॉल भी आप इसके लिए कर सकते हैं। इसके अलावा एलटी ग्रेड इंग्लिश का एक हमारा बैच चल रहा है, जिसकी फी 4000 रुपी है, और एक क्रैश कोर्स है 1500 रुपीज जिसकी फी है। आप इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर यूपी टीजीटी के नोट्स लेना चाहते हैं, तो मुझे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।